अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, अच्छी सी सुबह में आपको कहेंगे और मैं और उवैस ये सोच रहे थे कि हमारे पास आज हमारे शो में बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। तो पहले हम किस स्टोरी के ऊपर बात करें, पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करें। तो जनाब, कल हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया और सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा कि जी कौन सी विकेट गिर रही है, क्या मुस्लिम लीग नून से हैं, तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन इस बारे में कल फिर हमने देखे कि पूरा टाइम जो है वो टॉक शोज़ भी हुए और लोगों ने अपने ट्विटर ट्रेंड के ऊपर भी इस चीज़ को अपडेट कर दिया कि जी कौन है वो रहनुमा, कौन है वो शख्स जिसके बारे में खान साहब ने कहा है कि एक बड़ी विकेट गिर रही है और वो अपना दौरा मनसूख कर वापस चले गए क्योंकि मेंबर साजी मुहिम थी लाहौर में और उनको इस्लामाबाद वापस जाना पड़ा। तो अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग चौधरी निसार की इशारा कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने फिर ये भी कह दिया कि नहीं, इस बारे में बातचीत चल रही है, जब तस्दीक हो जाएगी तो इस हवाले से अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन वो इस सोचने वाली बात यह है कि अगर खान साहब ने अपने मुंह से कहा है कि एक बड़ी विकेट गिरने वाली है तो लोगों का इशारा नून लीग की तरफ था, लेकिन क्या कोई पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी दूसरी जमात से भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है सियासी और दूसरी तौर पर कि जिसने पाकिस्तान की खिदमत की हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं ज़रूरी नहीं है कि नून लीग की ही जानिब से कोई टूट कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो। चौधरी निसार के चूंकि बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं इस वक्त नून लीग से, अपनी जमात से, हुक्मरान जमात जो है, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद वो PTI के अंदर आ जाएंगे। लेकिन तरदीद फवाद चौधरी ने भी की और खान साहब ने भी कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि नून लीग से कोई बंदा आएगा। और ऐसी सूरत हाल अब जब डेवलप हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतशार का शिकार है, उनके लोग टूट मैं तो यही सोच रही थी कि अगर चौधरी निसार इस वक्त की हाँ। पॉलिटिशियन है जो आगे जाके मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभाल सकते हैं, ऐसे सूरत हाल के अंदर वो PTI के अंदर क्यों जाएंगे? हाँ, अब सोचने वाली बात है ना कि PTI के अंदर क्यों, क्योंकि खान साहब ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि मुझे चौधरी निसार साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई, वो ये कि जब मरियम नवाज की लीडरशिप की बात आई तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज के लीडरशिप के नीचे जो है वो काम नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली ये बात जो है मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी निसार साहब भी कह चुके हैं और खान साहब ने भी कही है। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ सिचुएशन वेग है। हाँ, पुराने दोस्त हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ सिचुएशन वेग है। एक तरफ तो साहब ये कहते हैं कि जी 30 साल लगाया उन्होंने मुस्लिम लीग नून में, तो डेफिनेटली वो इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते PTI के अंदर। लेकिन सियासी हलकों में ऐसी बातें भी हो रही हैं कि शायद चौधरी निसार जो है वो स्विच करके अपनी पार्टी PTI में चले जाएं। लेकिन अभी कुछ कहना कबलस वक्त है क्योंकि वो जो रहनुमा है जिनके बारे में कहा है, अब उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो कोई पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। लेकिन अगर नून लीग की सियासत के हवाले से बात की जाए तो नून लीग में फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर चौधरी निसार साहब चले जाते हैं तो इनकी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा उसकी बैकबोन की सी हैसियत रखते हैं, चाहे वो खफा भी रहे उस पार्टी में। आपको पता है कि बहुत अरसे से गैर फाल हैं और वो बरमला कि मरियम नवाज के अंडर काम नहीं करूंगा, नवाज शरीफ के अंडर कर सकता हूं लेकिन मरियम नवाज के अंडर नहीं करूंगा। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ इस वक्त जो पार्टी के सदर हैं, दोनों बहुत कुर्बत के हामिल हैं रहनुमा। और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और शायद मरियम नवाज के दरमियान भी कोई है। चले जी, लेट्स सी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। तो क्या चल रहा है सियासत में और इसके अलावा पानी का बहरान बस टलने को है या नहीं, ये जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, गुड मॉर्निंग आज में जहां हम करेंगे आज ढेर सारी बात, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। क्वेटा में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, हमलावर ने पहले FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया, फिर एयरपोर्ट रोड पर खड़ी पुलिस वैन पर हमला कर दिया। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा, जख्मी अहलकार अस्पताल में जेर इलाज। क्या कप्तान नून लीग की सबसे बड़ी विकेट गिराने वाले हैं? इमरान खान ने बड़ी विकेट गिराने का ऐलान किया तो सियासी हलचल मच गई। क्या चौधरी निसार तहरीक में आ रहे हैं? सहाफी का सवाल, ये नहीं बताऊंगा, इमरान खान का जवाब। पानी के बहरान पर तमाम सूबे यकजबां, पहली बार कौमी वाटर पॉलिसी पर सबका इत्तफाक। PM हाउस में वजीर आजम शाह खासी और चारों वज़रा आला ने मिसाक़े आप पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के लिए 2043 अरब रुपए का PSDP भी मंजूर कर लिया।
अली जफर और मीशा शफी में होगी अब कानूनी जंग। अली जफर के कानूनी नोटिस के जवाब में मीशा शफी भी कानूनी जंग लड़ने को तैयार। बैरिस्टर अहमद तंसोटा और निगहत दाद को वकील मुकर्रर कर दिया। मीडिया को भी वकला से राब्ते की हिदायत। तो जनाब, टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली। अब हम रुख करेंगे हमारे मुख्तलिफ शहरों का और जानेंगे कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में जो है वो क्या कुछ चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है। लाहौर की जानिब जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान, उनसे जानते हैं कि मौसम कैसा है और क्या एक्टिविटीज है। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मौसम की बात से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा मौसम जो है वो क्योंकि गर्म होता जा रहा और जो गर्मी की तपश है वो सुबह से ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। आज भी कुछ मौसम गर्म है, लेकिन उसके साथ साथ हवा भी कुछ चल रही है, लेकिन वो इसका इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उस तपश को। मौसम के हाल के साथ साथ सियासी एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाला है, तो कुछ लाहौर में एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कल ही वो आ गए थे और वो यहाँ पे क़याम करेंगे, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और पार्टी रहनुमाओं से आइंदा इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ लेंगे कि किस तरह इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाए, क्योंकि पंजाब में उनकी पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर है और जनूबी पंजाब को पे टारगेट करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो आज 1 बजे के बाद उन्होंने अपने सियासी रहनुमाओं को बुलाया है और इस हवाले से जो है वो मीटिंग करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के जलसे के हवाले से जो 29 को इतवार को होने जा रहा है, उसके हवाले से तैयारियां जो हैं भरपूर अंदाज में शुरू कर दी गई हैं। लाहौर की सड़कों पर अगर हम देखें तो जा बजा इमरान खान के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, पार्टी की जो परचम है वो लहराए जा रहे हैं इस हवाले से, और तमाम रोड्स पे इस हवाले से एक्टिविटी और जो जितने भी उनके कारकुनान हैं वो इस वाले से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इतवार को बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तर तफसीलात आपने बताई। सबा के हवाले से उन्होंने बताया भाई गर्मी शुरू हो गई है, अब लाहौरियों से गर्मी शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि पंजाब के अंदर और ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। साथ साथ उन्होंने गर्मा गर्मी के हवाले से बताया कि सियासी गर्मा गर्मी भी होने जा रही है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, सियासी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन से पहले, और इमरान खान के जलसे के हवाले से भी उन्होंने बताया। अब हम दूसरे शहर की तरफ रुख करते हैं और दूसरा शहर है हमारा पेशावर। सबा रानी आपकी हमनाम वहाँ पर मौजूद हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबा, क्या एक्टिविटीज है? पेशावर शहर का मौसम कैसा है? मौसम तो काफ़ी गर्म हो चुका है और जो गर्मी है उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो बारिशों का सिलसिला था जिसकी वजह से पेशावर में ठंड दोबारा लौट आई थी, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया और अब जो है तो गर्मी का बाकायदा आगाज़ होने लग गया है। पेशावर में इवेंट्स के हवाले से अगर आज बात की जाए तो आज सबसे अहम खबर जो मैं आपको पहले बताती चलूँ वो ये है कि इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल केस में आज नायब खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला परवेज़ खटक और चीफ सेक्रेटरी साहब तो तलब कर लिया है और आज उनसे जो है तो इस सिलसिले में तहकीकात की जाएंगी। मैं आपको ये भी बताती चला हूँ कि ज़राए का कहना है कि नायब खैबर पख्तूनख्वा ने हेडक्वार्टर से वज़ीर आला को इस सिलसिले में तलब करने की मंजूरी उनसे तलब की थी और हेडक्वार्टर की जानिब से मंजूरी आने के बाद आज वज़ीर आला को तलब किया गया है और ये मुतवक्का है कि 11 बजे आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक एहतसाब अदालत जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि ज़राए का ये भी कहना है कि जो सवाल है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा जाएगा, जो सवालनामा वो भी तैयार कर लिया गया है और नवीद अख्तर डायरेक्टर नैब जो है उनकी सरबराही में 5 रुकनी कमेटी आज ये तहकीकात करेगी। इसके अलावा जो 2 दिन से स्कूल्स जो बंद थे सर, जो प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने 2 रोज़ा हड़ताल की हुई थी, उसका सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। आज स्कूल्स खुल गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसकी भी समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई थी जो मुख्तलिफ के बंद होने के हवाले से थी। उसमें अदालत ने ये अहकाम जारी किए हैं कि जितने भी स्कूल जिन्होंने हड़ताल की थी उनके असासे जो हैं तो वो मंजूमंद कर लिए जाएं। और इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं उन्होंने जवाब हाई कोर्ट में दिया था। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि फीसों में इजाफे के हवाले से जो अहकाम आए हैं अदालत आलिया के, उस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो अदालत आलिया है उसने ये कहा है कि
जितने भी स्कूल जिन्होंने 2 रोज़ा हड़प थी उनके असासे और उनके जो मैनेजमेंट है उनको मंजमद कर दिया जाए, उनको सील कर दिया जाए। और इस हवाले से अब जो है तो मजीद इस केस में आगे पेशरफ्त भी होगी। अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। और मौसम के हवाले से की जाए तो मौसम इंतहाई गर्म है और इस गर्म मौसम के अंदर आपको जरूरत होती है एनर्जेटिक ड्रिंक के हवाले से। और आप बात कर रहे होते हैं कि आप जूस पिए या आप किस जो ड्रिंक है वो यूज़ करें, तो डेफिनेटली मैं तो अगर अब कोई ड्रिंक अगर यूज़ करने वाली हूँ गर्मियों में तो मैं तो फ्रूट एंड यूज़ करने वाली हूँ, फ्रूट एंड नेक्टर तो बेस्ट है। और इसलिए बेस्ट है कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, रेड ग्रेप्स भी है, साथ साथ मैंगो फ्लेवर भी है और साथ साथ ऑरेंज भी है। वैसे इसकी खास बात ये है कि आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्टअप करता है और अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है तो डेफिनेटली आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। और इसके अंदर जितने भी फ्लेवर्स है ना उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अगर आप ग्रेप्स का फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगी और फिर ये आपको जो है कैंसर जो है हो जाता है। बिल्कुल एनर्जी की बात कर रही हैं तो आपको पता है कि सुबह सुबह लोग आमतौर पर एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छे मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आपके पास अच्छा परफेक्ट बेवरेज ना हो तो ऐसा मजा नहीं आता, आपकी एनर्जी बहाल नहीं होती क्योंकि आप थोड़े से एक्सरसाइज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऑरेंज जूस पियेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम इजाफा होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपकी हार्ट बीट अच्छी रहेगी। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो नेक्टर हमारे पास मौजूद है इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, चौसा है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, पीच है, पोमीग्रेनेट है और रेड ग्रेप्स है। और ये सारे फ्लेवर्स ऐसे हैं कि आपको सब पता है कि अगर आप मुख्तलिफ औकात में एंजॉय करना चाहें, एक्सरसाइज के बाद करना चाहें, नाश्ते के बाद लेना चाहें या ड्रिंक के तौर पर लेना चाहें, सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे, तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मॉर्निंग से ही जब ये स्टार्ट करते हैं इनका इस्तेमाल तो डेफिनेटली आप रिफ्रेशिंग रहते हैं। मतलब अब किसी को कोई शिकायत नहीं है ना कि भाई अगर इसमें मैंगो का फ्लेवर है तो मुझे तो जो है वो पीच पसंद है, तो मुझे तो रेड ग्रेप्स पसंद है। तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें अब ये है कि आपके पास फ्लेवर्स हैं और सारे फ्लेवर्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। क्योंकि अगर आप ग्रेप्स की तरफ बढ़े तो डेफिनेटली वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा कर रहा है, बोन्स के लिए भी अच्छा है, आईज के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो है वो एक परफेक्ट बेवरेज है कि आप मॉर्निंग के बाद जब आपने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी एनर्जी लो डाउन हो रही है, आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ा लो डाउन हो रही है। और कुछ लोग ये होता है कि ब्रंच के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि मोस्टली लोग ये होता है कि अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं और वो ब्रंच कर रहे हैं तो ब्रंच में आपको चाहिए होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप बहुत ज्यादा जो है वो चाय पिए या कॉफी पिए, तो उस टाइम पर आप ये अपने ब्रंच के साथ भी और इनफैक्ट अगर आप शाम में बैठे हैं स्नैक्स के साथ तो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इवन आपके बॉडी के लिए इसके ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको फायदा देंगे। मतलब आप एनर्जेटिक रहते हैं, सबसे बड़ी चीज विटामिन्स में इजाफा होता है, विटामिन्स आप ले सकते हैं और दूसरी चीजों में भी इजाफा होता है। और साथ साथ और बहुत सारे विटामिन्स आ जाते हैं। और साथ साथ आपको पता है कि समर्स हैं तो समर्स में आपको जैसे आपने कहा कि चाय वगैरह या कॉफी वगैरह इंसान इतना नहीं पीता, तो जूसेस की तरफ अगर आप जाएं तो जूसेस में आपके पास फ्रूटी नेक्टर्स में बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। बहुत सारे किसी का दिल है कि यार मैं आम तो आमतौर पर पीता रहता हूं। अच्छा, गर्मियों में ये भी एक इशू होता है ना कि आप आम लेकर आए, अब आप उसको काटेंगे, आप उसका शेक बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये कि प्रिजर्व भी नहीं है और दूसरा ये कि जो इसके अंदर शुगर है वो कंसंट्रेटेड है, एडेड नहीं है, एडेड शुगर नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस जो है वो तकरीबन एक ड्रिंक मिलेगा। ये बहुत ज्यादा बैलेंस आपके लिए, आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक के लिए बहुत ज्यादा ये अच्छा है। क्योंकि कोई चीज खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ, तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। फ्रूट्स की बात आपने की सभा, तो आपको पता है कि ये वो फ्रूट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत बेहतर रखते हैं। और आमतौर पर पेशेंट होते हैं उनके हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि वो कोई ऐसी चीज ना खा लें जो उनके दिल के लिए मुफीद साबित ना हो। तो ये वो जूसेस हैं जो हार्ट पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है बआसानी। और नेक्टर फ्रूट्स के हवाले से जैसे मैंने पहले भी बताया कि चौसा नेक्टर है, एप्पल नेक्टर है, पाइनएप्पल नेक्टर है, पीच नेक्टर है, पोमीग्रेनेट नेक्टर है और रेड ग्रेप्स नेक्टर है। तो ये इतने सारे फ्लेवर्स हैं सभा, आप अगर एक एक ट्राई करें एक एक दिन में या दिन में 3-3 अलग भी ट्राई करें तो आपके पास चॉइस खत्म नहीं होगी। चॉइस की इवन आम का सीजन आने वाला है और डेफिनेटली सब लोगों को आम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और इसका जो मैंगो का जो फ्लेवर है उसकी स्पेशलिटी ये है कि जो आपका
उस बीपी आपका हाई नहीं होने देता, बीपी आपका नॉर्मल रखता है, आपके बॉडी लेवल्स को जो है वो नॉर्मल रखता है। और डेफिनेटली ऑलवेज जब आपके बॉडी में तमाम चीज़ें बहुत बेहतर तौर पर काम कर रही हो, आप सबसे बड़ी बात ये कि एनर्जेटिक और प्रेजेंटेबल फील कर रहे हो ना, तो फिर आपको और क्या चाहिए। बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ आपकी अगर अच्छी है तो आपकी परफॉर्मेंस भी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। बहरहाल आप ये जो हमने सारे जूसेस बताए हैं ये आप भी ट्राई कीजिएगा, हम भी जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। Stay with us. Keep watching. Good morning, guys. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में जहां हम बात कर रहे हैं इतनी एनर्जेटिक फील के हवाले से, वहीं अब कुछ बात करेंगे हम सियासत के हवाले से। हमारी सियासत में आजकल बड़ी हलचल है और सबसे ज्यादा जो अगर हम देखते हैं ना इस वक्त जो इनोसेंट पोजीशन चल रही है वो चल रही है नून लीग की। बहरहाल वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बना रहे होंगे, लेकिन इनोसेंट मैंने इसलिए कहा कि हर तरफ से नून लीग पर जो है वो वार किए जा रहे हैं, तनकीद के तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, और जितनी भी जमातें हैं बाकी उन सबका जो एक स्टांस है नून लीग के लिए वो ये है कि जी अब में कुछ बचा नहीं है, नून लीग तो खत्म होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो क्या कर लेंगे, उनके तो अपने कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म नहीं होते। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो नून लीग के हवाले से चल रही है। और इसहाक डार साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो आप देखें अब उनको भी जो है वो इंदिया दे दिया है कि उन्होंने आना है और पेश होना है, और उन्होंने यही कहा है कि जी जो लंदन की रिपोर्ट्स होती है ना वो रिपोर्ट्स झूठी नहीं होती हैं, और अगर मुझे डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो मैं जरूर पाकिस्तान आऊंगा, वरना मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। लेकिन अदालत ने उनको सख्ती से कहा है कि भाई अब जब आप वही समातों का और ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से ये कौन सी बीमारी है, इतनी लंबी कैसे चल सकती है, की बीमारी है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे वो सेहतयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो अच्छे अस्पतालों में गए हैं। आपको पता है बरतानिया के अस्पताल दुनिया के बेहतरीन अस्पताल हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान वापस आ जाए, मुकदमात का सामना और अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। भाई वो ये कह रहे हैं कि मैं तो आना चाहता हूँ, अब लेट्स सी के डॉक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है और उनके डॉक्टर्स उनको अलाउ करते हैं, उनकी फिटनेस के लिए हवाले से वो ये कहते हैं कि जी वो ट्रैवल कर सकते हैं तो वो आ जाएंगे। बहरहाल एडिटोरियल पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जब हम लोग बात कर रहे थे नून लीग के हवाले से कि आजकल बड़ी इनोसेंट पोजीशन चल रही है, तो आप ना मुस्कुरा रहे थे और ना ही आपको कोई हैरत हो रही थी, आप जरा चुप करके बैठे थे। आपकी सियासी नजर, सियासी बसीरत क्या कहती है इस मामले पे? बाकी इनोसेंट हो गई है नून लीग, मतलब मजलूमियत कार्ड खेल रही है। बेसिकली नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के बाद जो है वो जिस तरह का उसको मुखालफत का सामना करना पड़ा है सियासी जमातों के का, और फिर दूसरे केसेस जो हैं उसने उसको बैकफुट पे फेंक दिया है। और जो कहा जा रहा है कि जो बड़ी जमातों का जो गेम है, जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कम हो रहा है किरदार, और छोटी जमातों का ज्यादा हो रहा है, और आज़ाद उम्मीदवारों को भी खास छोटी जमातें बड़े पर्दे पे दिखने वाली, बड़े पर्दे पे दिखने वाली। जिस तरह देखा था ना कि एक बैकड्रॉप से जो है ना वो एक संजरानी साहब जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे सियासत में, ना उनका सियासत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, और वो आए और छा गए आते के साथ ही। यही हाल होगा कि अननोन फेसेस जो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी वो सामने आएंगी अगले इलेक्शन में। बहरहाल नून लीग का थोड़ा सा भी इस वक्त जो है जिसे कहते हैं सितारे गर्दिश में है। अच्छा नफीस साहब, वैसे एडिटोरियल तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर निसार या ख्वाजा साद रफीक या एक दो बड़े नाम अगर पीटीआई की तरफ हो गए तो फिर नून लीग के लिए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अहम विकेट गिराने वाला हूँ। कल ये इमरान खान साहब ने ये एक बात किया कि पूरे मीडिया को अपने पीछे लगा दिया। पहले ये खबर आई कि अचानक उन्होंने अपने लाहौर के दौरे को खत्म किया और इस्लामाबाद रवाना हो गए। पहली बात आई कि देखें कि कहीं सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कोयटा में पैदर पे 3 धमाके हुए। उसके बाद इमरान खान ने ये फैसला किया। शुरू में हमने हाईलाइट किया इस बात को कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इमरान खान चले गए। फिर एक साफी ने सवाल किया कि सर आपके चेहरे मुस्कुराहट है, और हमारे ही साफी थे, उन्होंने कहा कि आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कोई वजह है? उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी विकेट गिरने वाली है और इस वक्त ये मामला बहुत ज्यादा अहम है। वैसे तो शहर पूरा रौनक है। क्या मेंबर साजी मुहिम के लिए आए हुए थे, फिर एकदम से दौरा कैंसिल करके वापस चले गए, लेकिन फिर अभी तक खबर नहीं आई कि ज्वाइनिंग किसने दी। वो कह रहे हैं कि इतवार को बताएंगे। उन्होंने एक नहीं, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी रखी। असल मामला ये है कि मामला कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर कोई मामला कुछ और था, और क्योंकि पहले तो सिक्योरिटी का कहा गया, उसके बाद क्योंकि चौधरी निसार, जहाँ तक फवाद चौधरी ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि अभी कबल वक्त कुछ कहना। चौधरी निसार के बारे में
29 तारीख की वो शमूलियत उनकी होनी है। इस हवाले से 2-3-4 दिन पहले से डिबेट हो रही है, अखबारों में आ रहा है, लिख रहे हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं कि चौधरी निसार अगर उनके चांसेस हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ से मुलाकातें, शहबाज शरीफ चाह रहे हैं। जिक्र किया है तो मेरे जहन में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का बयान आ गया जब उनको पता चला कि जी खान साहब ने कहा है कि इस दफा हम सुनामी प्लस करने जा रहे हैं 29 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा ये मत भूलें कि उस दिन डांसिंग डे भी है। वैसे डांस तो आमतौर पर पीटीआई की रैलीज में होता है, ये ट्रेंड 2013 से इसके बारे में क्या ख्याल है? तकरीबन सारी सियासी जमातें फॉलो कर रही हैं। सुप्रीम डीजे जो सुपर डीजे आ जाए, तो बहरहाल ये है कि पॉलिटिकल विकेट गिराने, खुद अगर इमरान खान ने ये बात कह दी है और बहुत बड़ी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्योंकि चौधरी निसार से शहबाज शरीफ ने पूरी कोशिश की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दी जाएं, लेकिन बड़े भाई के हाथों वो भी थोड़े से पीछे हैं और इतनी मुलाकातें उन्होंने किसी से नहीं की, इतनी चौधरी निसार से की हैं, लेकिन शायद लगता अब ऐसे ही है कि राम नहीं कर सके चौधरी निसार। आपको पता है भाई कि पिछले हफ्ते जब वो वज़ीर आला पंजाब खुसूसी तैयारे में खास तौर पर इस्लामाबाद गए, इतनी अर्जेंसी के अंदर गए और जाके उन्होंने चौधरी निसार से मुलाकात की, तो कोई ना कोई बात तो जरूर हुई। लेकिन चौधरी निसार के जाने से बिल्कुल उन्होंने मनाने की कोशिश की है चौधरी निसार को, उन्होंने कहा भी है, कई जगह भी ये भी आया है कि मरियम नवाज को भी थोड़ा सा बैक पे खिलाएंगे, लेकिन चौधरी निसार को अब जो है ना, जिस तरह चौधरी निसार और नून, खासकर जो नून की क़यादत थी, एक्स क़यादत जैसे थी शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके दरमियान जो दरार पड़ चुकी है ना, उसके साथ उनके साथ चलना बहुत ही मुश्किल है। तो और शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की, बहरहाल वो नहीं हो सका है। अब अगर चौधरी निसार पीटीआई में जाते हैं इस वक्त, इन दिनों जब इलेक्शन किए, तो एक के लिए बड़े मसाइल हैं। नून लीग के हवाले से बातें इतनी सारी है ना नफी साहब के आपसे डिस्कस करने का बड़ा दिल करे, लेकिन टाइम क्योंकि कम होता है तो हम आपके एडिटोरियल की जाने पड़ेंगे। वरना मेरे जहन में चीफ जस्टिस वाला बयान भी आ रहा था जो उन्होंने दिया था, आपके उनको पता नहीं है कि अगर कोई मफरूर हो तो फिर उससे मुलाकात करते हैं या फिर उसको पकड़ के ले आते हैं। नून लीग का उस पे मौलाना अफजल साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा, नून लीग के दूसरे स्टॉलर भी यही बात कह रहे हैं कि यार वो मफरूर हैं, उनको बीमार हैं, आप उनको बीमारी कह रहे हैं। एक साहब की कमर में दर्द हुआ था, वो तो जाके हेड कर रहे हैं, वापस आने की बातें कर रहे हैं, उनको भी तो पकड़े। बहरहाल ये अच्छा नफीस भाई, आप एडिटोरियल से पहले आपके पास एक स्पेशल स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया अवैस, मैं इसको जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेरिस, इस मस्जिद का तस्करा यहाँ बहुत इसलिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं एक हमेशा मुसलमानों का, जिस तरह पाकिस्तान के इमेज को जो है प्रोपेगेंडा के जरिए वो करने की कोशिश की जाती है, इस तरह मुसलमानों के इमेज को भी इस तरह किया जाता है। लेकिन तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी अपनी जानें कुर्बान की है। उसका मुंह बोलता सबूत ये ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेरिस है, जो कहते हैं जो पेरिस में फ्रांस से बनने वाली पहली मस्जिद थी। 1922 में इसके क़याम शुरू हो गया था। 25 जुलाई 1926 को इसका इफ्तिताह हुआ। पहली नमाज 1922 को पढ़ी गई थी, जिस वक्त ज़ेर तामीर। मस्जिद की सबसे बड़ी खुसूसियत ये देखें, 1895 में इसको अफ्रीकी कमेटी थी, उसने प्रपोज किया था, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम मुसलमानों नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद एक वॉर हुई, उससे 50,000 मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए। किसके लिए? फ्रांस के लिए लड़ते हुए। फिर वर्ल्ड वार 1 में 1 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी, तो फ्रांस को एहसास हुआ कि मुसलमान जो है वो उनका जो इमेज हमसे अलग नहीं है, और इसको टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड इस मस्जिद को अलाउ किया गया बनाने के लिए। खुद फ्रांस ने सपोर्ट किया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग की और ये मस्जिद बनी। इंतहाई शानदार इसके नक्शकारी अगर आप देखें, फनकारी देखें, अगर तर्ज तामीर का नमूना है। इसमें ना सिर्फ कुतुब खाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है, लोग हलाल खाना खाने के लिए यहाँ आते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, तमाम कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, बैठते हैं। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम जो है हब का किरदार अदा कर रही है। मुसलमानों की अहमियत को उस खित्ते में समझा और उनके लिए ये काम सर अंजाम, मेरे ख्याल में ये उनका बड़ापन है। और बाकी में उनको वो बात होती है ना कि आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज ह्यूमैनिटी एक्चुअली। बिल्कुल। तो आप जब ये इस मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो बाबरी मस्जिद आ गई, जिसके हवाले से इंडिया में इतना फसाद, और उसके बावजूद भी आप देखें मुसलमान उन्हीं की कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो मौजूद मुसलमान हैं, जो कि इंडियन मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, वो उन्हीं की कंट्री को आगे लेके जा रहे होते हैं। उनके एक्टर्स देख लें आप, सारे एक्टर्स, उनके मेगा एक्टर्स जो हैं वो मुसलमान है। पार्टिसिपेशन है इंडिया में मुसलमानों का, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मोदी साहब की आंखें नहीं। मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन तो हर जगह बहुत ही ज्यादा रहा है और किस चीज से बालातर होके किया है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा के जरिए मुसलमानों का इमेज को टार्निश किया जाता है। लेकिन ये इस मस्जिद की जो हम बात कर रहे हैं सबा, यहाँ पर इसमें हुआ एक अहम चीज ये हुई कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1600 को इस मस्जिद ने बचाया, यहाँ पर पनाह ली।
बाकायदा उनकी आईडी कार्ड जो जाली बनाया गया कि ये मुस्लिम इनकी बर्थ है, ताकि वो बच गए। वरना जब जर्मनी ने कब्जा कर लिया था पेरिस पे, तो चुन चुन के लोगों को मार रहे थे। ना सिर्फ बरतानिया के बाशिंदों को बचाया, फ्रेंच को बचाया, ज्यूज को बचाया इस मस्जिद में, यानी कि पनाह दी उनको, अपने एक आसरा प्रोवाइड किया। इसको देखिए तो देखने की उसकी फन तामीर देखें तो नक्शकारी के साथ साथ जब आप जाते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं आज उसकी स्क्रीन पर कितनी खूबसूरत तरीके से इसको मस्जिद को बनाया गया है, दोबारा इसको रीबिल्ड किया गया है, इसकी तामीर की गई है और इतनी जबरदस्त इसकी निगारी की गई है। और यही तो हमारी मस्जिदें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अमन का गहवारा है। 33 मीटर तवील मीनार है ये, 33 मीटर हाइट इसकी जो हाइट है, 33 मीनार ये मीनार है और 1 हेक्टर में बनी हुई। आप ये देखें इसकी नक्शकारी, इतनी खूबसूरत नक्शकारी। और फिर आप जब पार्क इसमें ग्राउंड में आते हैं, इसके आते में आते हैं, आपको फ्रेंच एक वो मिलता है, आपका एक लुक जो है, उसमें उन्होंने जो यानी उसमें फ्रेंच तर्ज तामीर भी इनकॉर्पोरेट किया गया, बिल्कुल किया गया, मुख्तलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ में। और बहुत खूबसूरत इसमें जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, इसके अंदर कुतुब खाना है, मदरसा है, तो एक बहुत बड़ा ये हब है जो कि इस वक्त कम्युनिटीज को मिलाने का हब है। और यहाँ हर मक्तब फिक्र का और हर मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यानी इस्लामी जो वैल्यूज हैं और साथ साथ मॉडर्न वैल्यूज को साथ साथ इनकॉर्पोरेट करके इस मस्जिद को तामीर किया गया है। जैसे आप बता रहे थे कि इसमें कुतुब खाना भी है और दीगर चीजें भी हैं, तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों की जो अफकार है वो कितनी वसी है और मुसलमानों के लिए इस्लाम हमारा जो मजहब है उसमें सबके ये इस्लाम एक अमन का मजहब है, आश्ती का मजहब है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लाम अमन और आश्ती का मजहब है। इस्लाम अभी भी किसी हमारे यहाँ किसी की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ होता है। तो दहशतगर्दी का जो लेबल लगाया, इंसानियत की जान बचाना है। और ये इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है कि दूसरी कौमों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरी कौमों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और अमन जो है हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा नारा है, इस्लाम का जो मैसेज है, अमन सलामती। और इस्लाम मजहबी हम जो इससे पहले बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में सिस्टमैटिकली मुसलमानों इस्लाम को जो पोर्ट्रे किया जाता है, उस सूरत हाल के अंदर, उस तनाजुर के अंदर एक ऐसी मस्जिद का होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, यहाँ पर देखें ना, यहाँ अब देखें, अगर आप जाते हैं, आपको हलाल गोश्त खाना है या मिलना किसी से, ये नहीं है मिलना। देखिए फराज से मसाजिद बहुत सारी हैं, लेकिन एक कमरे की, 2 कमरे की, ये 1 हेक्टर इसके रकबे पर फैली हुई मस्जिद है। और जितने भी मसला आप डेलीगेशन कोई वफूद आए, आप किसी भी मजहब ताल्लुक रखते हैं, आपको जाने की इजाजत है, कॉन्फ्रेंस हॉल में आप चले जाएंगे। सयाहत के एतबार से इसके दरवाजे हर शख्स के लिए खुले में, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। आप देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी आपने देखा नहीं सवा, इतनी बारीक बीनी से इसकी कशीदा, जिस तरह कहते हैं ना, आपने ड्राइंग की हुई है, इतनी खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को बनाया गया है। उसके बाद इसकी फुटेज में बगौर देखूंगी और मैं इसको बगौर इसका जायजा लूंगी कि और क्या क्या चीजें। और हमारे यूनुस भाई को भी इनको जाता है क्रेडिट कि उन्होंने जो है ना इसको बड़ी की इस चीज को हम हाईलाइट करें, और उनकी दरखास्त भी हमने ये इसको तमाम लोगों का। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब कुछ हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं, और ये हेल्थ जो है ये रिलेटेड है बच्चों से, यानी कुछ हम पीड्स के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर M.N. लाल, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, और उनके साथ मौजूद है डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर लैला खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज आप दोनों को बहुत अच्छी बात है सर कि आज आप यहाँ पर आए, और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है, जो कि बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। इट्स ऑल अबाउट पीड्स। तो कितनी ज़रूरी होती हैं वैक्सीन्स जस्ट बॉर्न टू अंडर 5? वैक्सीन जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों की जानें बचती हैं दुनिया भर में। ठीक। और मेरे ख्याल से अगर किसी और, सबसे ज़्यादा माँ बाप को प्यारा कौन होता है? कहते हैं औलाद प्यारा, सबसे ज़्यादा। अगर हमें बच्चों की जानें बचानी है, उनको खतरों से दूर रखना है, बीमारी वाली खतरों से, तो वैक्सीन एक ऐसा एक टूल है जो कि मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। दुनिया भर में अभी भी वैक्सीन की वजह से मोर देन 2 to 3 मिलियन बच्चे की जानें बचाई जा सकती हैं। अगर न लगने की वजह से फिर मोर देन अराउंड 1.5 मिलियन के
करीब जो है ना वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। जो यूजुअली एक सिस्टम है, जो ओवरऑल एक कल्चर है, वो कल्चर ये है कि जी जस्ट बॉर्न को आपने पोलियो लगवा दिया, जस्ट बॉर्न को आपने कोई इब्तदाई तौर पे जो वैक्सीन होती है वो आपने लगवा दी, लेकिन उसके बाद जब हेपेटाइटिस की बात करें या मीजल्स की बात करें या फिर अगर आप MMR की बात करें, किसी और वैक्सीन के बारे में बात करें, तो लोग इसको इतना लाइट लेते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते, और उसके बाद जब सीरियस प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो फिर वो आते हैं उस वैक्सीन की तरफ जो कि उतना वर्कआउट नहीं करती आफ्टर दैट। हाँ, एक लिहाज से आपकी बात, इसीलिए ये हम बात अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये जो 24 to 30 जो यूनिसेफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, ये इसी की करिए कि ताकि अवेयरनेस क्रिएट करे, लोग खुद जो है ना वैक्सीन के लिए जाएं, क्योंकि ये जो है ना प्रिवेंशन है। और जब बंदा हेल्दी होता है तो कहते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, अस्पताल क्यों जाऊँ, वैसे ही अस्पतालों से डॉक्टर से दूर भागते हैं लोग। मगर दैट्स यू नो द कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डिजीजेस। तो इसलिए ये हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि क्यों जो है वो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और उसको खुद आना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले के मुकाबले में अब ये ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, और ये प्रोग्राम आपका मीडिया ये इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना डाइटिंग करना है सपोज, अब किसी चीज़ के लिए, अब वो कई लोगों को डाइटिंग का पता नहीं है सपोज, मगर ये अवेयरनेस आ रही है कि अपने फिटनेस और उसका ख्याल किया जा रहा है, तो इस यू नो आगाही के हवाले से जैसे बता रहे हैं कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी मनाया जा रहा है। जी। तो लैला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स डायरेक्टर हैं सनोफी की। ये पूरा जो वीक मनाया जाता है, इसमें आमतौर पर जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, आगाही और अवेयरनेस के लिए कोशिशें की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों की जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, टॉप 5 के अंदर आता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान। ज़चकी के दौरान और उससे पहले बाद में बच्चे मुतासिर हो जाते हैं और अमवात बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर आगाही के लिए कितना ज़रूरी है ये सारे काम को करना? देखिए, वैक्सीन्स का ये रोल, आई थिंक एक कहावत है विच वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड वैक्सीन्स इज़ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। और ये न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, हर कंट्री का अपना होता है, कि जो भी वो प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीन्स हैं जो लगनी चाहिए एट सर्टन एजेस, वो बहुत ज़रूरी है कि आप दें, अब बच्चे को फुल प्रोटेक्शन दें, सो दैट यू कैन गिव द चाइल्ड द बेस्ट चांस एट अ हेल्थी लॉन्ग लाइफ। सही, मतलब बाद में पोलियो हो गया, उसके बाद वैक्सीन लगा के तो आप कुछ नहीं कर सकते, यूजलेस हो गया, एक दफ़ा हो गया। लेकिन वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, वैक्सीन ओल्ड एज तक, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, वैक्सीन आर नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन। डॉक्टर साहब, वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। एक दो तरीके हैं जो कि वैक्सीन के लिए, एक तो एक है कि जब आप बच्चों को लगाते वैक्सीन तो उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कि आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। खुदा ना खास्ता आपने वैक्सीन मिस कर दी बच्चों के लिए किसी वजह से, तो एडल्टहुड में भी वैक्सीन लग सकती है, जिसमें निमोनिया वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है, मेनिंजोकोकल है, मेनिंजाइटिस है, ये सारी वैक्सीन लग सकती हैं एडल्ट्स को भी। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन भी बाद में लग सकती है एडल्ट? जी लग सकती है। और अभी तो कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है, यू नो HPV जो वायरस है उसकी वजह से जो कैंसर होती है, सर्वाइकल कैंसर, ये उसकी वैक्सीन भी आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन तो बहुत सारी मौजूद हैं और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट सतह पे भी इसको प्रमोट किया जाता है कि लोग वैक्सीन लगाएं। अब ऐसी सूरत हाल में कि वैक्सीन भी मौजूद हैं, लोग फिर भी वैक्सीन नहीं लगाते, इसके लिए क्या किया जाए, लोगों को कैसे तैयार किया जाए? हाँ, ये देखें, लोग वैसे जो हमारा कल्चर है ना, जब हम सेहतमंद होते हैं तो डॉक्टर के पास या क्लिनिक के पास नहीं जाते, तो ये तो प्रिवेंशन है। और जैसे बताया लैला ने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हिच इज वेरी गुड। प्रिवेंशन के ऊपर हमें रागिब करना है, और हमारा कुछ ऐसा है कि हम प्रिवेंशन को अडॉप्ट बड़े देर से करते हैं, ठीक है ना। दुनिया में अपने प्रिवेंशन को पहले अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मोस्टली हम डॉक्टर के पास इसीलिए भी नहीं जाते कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे, क्या करना है जाके, अब घर में पैनाडोल खा लें, कोई घर में कोई सेल्फ मेडिकेशन कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए कि ये जो है ना, इसके लिए आगाही की जरूरत है। एंड आई रिक्वेस्ट मीडिया, इसमें रेडियो, प्रिंट और यू नो टीवी मीडिया, ये पावरफुल टूल है। एक आप आगाही की बात करें, एक नुक्ता इसमें ये भी निकलता है, बच्चे को जब वैक्सीन लगती है तो माँ बाप ये कहते हैं कि उसे बुखार हो गया या वो कोई और चीज़ में मुब्तला हो गया, ऐसी चीज़ें भी तो हैं, तो माँ बाप डरते हैं कि वैक्सीनेशन ना करें। जब वैक्सीन का जो प्रोसेस को अगर समझे, जब वैक्सीन की इंजेक्शन लगाते हैं
तो अंदर एक रिएक्शन डेवलप होता है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अच्छा। एक ऐसे सेल्स डेवलप होते हैं जो कि सेंसिटाइज होते हैं, और जब आपके पास कोई जर्म बाद में अटैक करता है तो उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है ना, उसको जर्म्स को मार देते हैं एंटीबॉडी। तो वो जब इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे प्रेगनेंसी में बुखार हो गया, सपोज शाम रात को बुखार हो जाता है, दिन को कम होता है, मतलब ये कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि फीवर इज अ नॉर्मल फिनोमेना, नॉर्मल रूटीन। वो जनरली वो आम पैरासिटामोल से ठीक क्योंकि वो एंटीबॉडीज इंडक्ट होती हैं, उसकी वजह से भी जो है वो आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका टेम्परेचर, ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, तो इस तरीके से ये 3 दिन में चला जाता है। तो वो चीज़ अच्छा, लैला हमारे साथ में बैठी हुई है। बात करें हम आज अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के हवाले से एक पूरा वीक हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा वीक मना रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह के और प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि लोगों को वैक्सीन्स के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, सेमिनार्स कराए जाएं, कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, ताकि जो न्यू जनरेशन है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट ना हो? जी, आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार से ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मीडिया का रोल है, स्पेशली हमारे माहौल। मैडम हम तो प्रमोट करते हैं हमारे माहौल में इट्स इज द मीडिया एंड इट्स रियली द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी है, रेडियो है, जो घर घर में जाके पैगाम पहुंचा सकता है। कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आ जाएंगे, 300 400, लेकिन आई थिंक मीडिया के थ्रू ये आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रहा है। अब देखें, पोलियो एरेडिकेशन की तरफ दुनिया जा रही है, सिर्फ 3 कंट्रीज रह गई हैं पूरी दुनिया में जहां पोलियो रह गया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक है। इसमें सनोफी पैस्चर जो हमारी वैक्सीन डिवीजन है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वैक्सीन सनोफी पैस्चर इज आवर वैक्सीन डिवीजन। तो सनोफी पैस्चर पोलियो की वैक्सीन सप्लाई करता है। 99% एरेडिकेशन हो चुकी है। 2016 में शायद सिर्फ 36 केसेस थे इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, तो और भी कम हो गए। इस हवाले से काफी काम कर रही है जी। कोई 2 केसेस हुए हैं कुछ, आगाही हुई है, तो ये बेहतरी है, मिलकर काम करने की जरूरत है। वो जो 1% है वो भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। अब चूंकि सनोफी पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं कंपनीज की, तो इस सवाल के जवाब के लिए हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, पीच के हवाले से बात हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब बात हो रही है बच्चों के हिफाजती टीकों के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, और 2 बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमन लाल और लैला खान हमारे साथ मौजूद हैं। लैला, वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है, इस के हवाले से आपकी जो कंपनी है वो क्या किरदार अदा कर रही है? मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमेंट करना चाहूँगी। आई थिंक थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। डोनेशन को CSR कहा जाता है। डोनेशन CSR का एक हिस्सा ज़रूर है, बट लेकिन उसको अब वेस्टर्न दुनिया में कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी कहा जा रहा है, और जो ट्रू CSR है वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस होती हैं। एंड सनोफी में भी हमारा यही बिलीफ है कि आप अगर CSR करें, कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो नॉर्मली अकेले नहीं हो सकती, आपको पार्टनरशिप में करनी होती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, NGOs के साथ, ताकि मिलके आप कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन करें। ये नहीं कि बस एक दफ़ा कर दिया और फिर भूल गए, आगे निकल गए। अच्छा, हम सनोफी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसकी वैक्सीन्स भी हैं, तो अगर किसी को सनोफी की वैक्सीन्स लेनी हो तो वो कहाँ से ले सकता है, कहाँ अवेलेबल होती है? क्योंकि आमतौर पे शॉर्टेज हो जाती है सरकारी अस्पतालों में, और दूसरी जगह पे वैक्सीन्स नहीं मिल पाती हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। जी, वैसे तो लीडिंग फार्मेसीज पे मिल जाती हैं, बट ऑफ कोर्स द डॉक्टर ट्रीटिंग फिजिशियन है इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड देम। हम डायरेक्टली सेल नहीं करते पेशेंट्स को, तो उन्हें बेस्ट यही है कि अपने डॉक्टर से ही पूछे। अब पहले तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि उस पेशेंट को कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि लोग खुद ही जाके लगवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी वजह बताऊं जो लैला ने कहा, उसकी बात को आगे बढ़ा के, क्योंकि वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोल्ड चेन अगर नहीं होगा तो वैक्सीन विल बी इनइफेक्टिव। तो दिस इज व्हाई दैट्स व्हाई दे डायरेक्टली आइदर इट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय फिजिशियंस, or it should be the government cold chain EPI centers, which are there
कंट्री, यू नो, अराउंड द प्रॉमिस हमारे पास है। वो हमारे पास तो ये बताऊं कि पाकिस्तान में ये बड़ी गवर्नमेंट की एक हिसाब से बड़ी अच्छी एफर्ट है कि 2 वैक्सीन जो कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ्स इन अंडर 5 चिल्ड्रन, दैट इज वन इज डायरिया, अदर इज निमोनिया। अच्छा, दे आर फ्रीली अवेलेबल, इफ यू अदरवाइज गो टू बाय इट तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक हिसाब से ये एक बड़ी गनीमत है, और मेरे ख्याल में हमारे जो नेशन को, हमारे वालिदैन को खास ख्याल करना चाहिए कि अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो मुफ्त भी मिलती हैं और इजीली अवेलेबल हैं, लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरी वैक्सीन्स भी होती हैं और मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। तो आप बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप किस कंपनी की वैक्सीन लेना सजेस्ट करते हैं पेशेंट? देखिए, जो वैक्सीन कंपनी जो हैं वो दे आर ऑल आर दी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, WHO रिकॉग्नाइज्ड, प्री क्वालिफाइड, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे ख्याल में कि उस पर बहुत सारा उनको काम करना पड़ता है। अच्छा, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो WHO क्वालिफाइड वैक्सीन अवेलेबल है इन द मार्केट, अदरवाइज नोबडी कैन एंटर इन द वैक्सीन। अच्छा, अगर हम सनोफी पास्चर के हवाले से बात करें तो ये हिफाजती टीके जो हैं किस तरीके से जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं? ये एक स्टैटिस्टिक है कि वर्ल्ड वाइड एवरी मिनट, यानी कि एवरी 60 सेकेंड्स 5 लाइव्स आर सेव्ड बाय वैक्सीनेशन। और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, इसमें एल्डरली भी होते हैं। जैसे कहते हैं कि वैक्सीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे वल्नरेबल है। वल्नरेबल कौन होते हैं? या तो बच्चे, छोटे बच्चे, या जो एल्डरली लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। और सनोफी पास्चर का जो मिशन है और हमारी जो बिलीफ है कि जिस चीज़ की वैक्सीन है दुनिया में, उस मर्ज से किसी को फौत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्या खूबसूरत बात की आपने कि जिस चीज की वैक्सीन है एटलीस्ट उस मर्ज से किसी को तो नहीं। और अगर ऐसा हो जाए तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। मैं एक कहानी आपको बताऊं छोटी सी कि मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो है इसकी अवेलेबल इन द मार्केट, मगर अगर किसी को मेनिंजोकोकल डिजीज हो जाए तो अगर उनको पेरेंट्स को पता चल जाए कि मेरे इसकी तो वैक्सीन अवेलेबल थी तो वो कितना परेशान होगा, मतलब कितना आप अपने आप को जो है इतना कॉमन भी नहीं है ना, तो इस वजह से लोग ज्यादा इस तरीके से न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है वो बहुत कॉमन है, ज्यादा कॉमन है, तो वो वैक्सीन अवेलेबल है फ्रीली। निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वजह से ही बच्चे मरते हैं। अगर आप पूछेंगे व्हिच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज कौन सा है? वो है निमोनिया और डायरिया, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर जब बच्चे मरते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इफ यू गो टू वार्ड, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से बच्चे मरते हैं। तो अगर ये वैक्सीन लगेगी तो ना कॉम्प्लिकेशन होगी, ना बच्चे जो है ना इस पर ज्यादा खर्च होगा। तो इस तरीके से पूरी हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी फर्क पड़ता है, फ्रॉम फैमिली टू नेशन। फैमिली टू नेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे बच्चे की हो या किसी बड़े की हो। अच्छा, एक स्टिग्मा थोड़ा सा ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर कि वैक्सीन से शायद कोई रिएक्शन वगैरह भी होते हैं, कुछ मसला भी हो सकता है, क्या ऐसी कोई बात है वैक्सीनेशन से होता है? आई एम हियर विद यू विद 25 एक्सपीरियंस, यू नो, मैंने कोई, मुझे याद ही नहीं है कि किसी को कोई सीवियर रिएक्शन हुआ। कभी कभी किसी को ज्यादा बुखार होता है तो दे आर वरीड, यहाँ कहीं पे इंजेक्शन की जगह पे सोजिश हो गई। तो अगर वैक्सीन को हैंडल किया जाए अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, कोल्ड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, और प्रॉपर वे में लगाया जाए तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रॉपर वे में वैक्सीन भी नहीं लोग लगवाते। अगर एक लगवा लिया है तो फिर दूसरी वैक्सीन वो उसके टाइम पे नहीं लगवाएंगे, वो आगे 6 महीने बाद आएंगे। वो मगर लगाने का तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है। हाइजीन का आप बात कर रहे हैं, वाली बात है, वेदर के अंदर आपने रखना है, उसकी जो लवाजमात है वो पूरी करनी है, वरना वैक्सीन जाया हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि जो जनरली जो कहा जाता है कि 1 in a million किसी को कोई ख़राब इवेंट होता है, तो 1 in a million किसी को हो सकता है। मगर अगर आप रोड पे जाएंगे, आप गाड़ी ड्राइव करें रोज़, तो आपकी रिस्क तो थोड़ी सी होती है, बट 1 in a million इज नॉट देयर। आप इतने ज़्यादा बच्चे तो बचाते हैं, और आपके सामने आपकी जितनी कंट्रीज़ हैं
और वैसे भी डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन होती हैं आपको ज्यादा बेहतर पता है कि ये सालों की रिसर्च के बाद ये प्रोड्यूस की जाती है, अप्रूव की जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि डिजीजेस के लिए वैक्सीन हैं। जब आप हज पे जा रहे होते हैं, उम्रे पे जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन लेनी है, उसके लिए कौन सी सजेस्ट करते हैं? देखिए 3-4 वैक्सीन तो जरूरी है लगाना, और लगाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट ले लिया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप लगाना चाहिए। उसमें फ्लू की वैक्सीनेशन, क्योंकि फ्लू वायरस रैपिडली मजमू में ज़्यादा जल्दी लगता है, और उसके साथ साथ जैसे मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन, ये 2 तो बहुत ज़रूरी है, ये लगाना चाहिए। देखें, सर्टिफिकेट ऐसे लेने से काम नहीं बनता, और मैं कई ऐसे लोग देखे जो बाद में बेचारे वो अफेक्ट भी होते हैं। तो इसीलिए जो अवेलेबल है, और एक टीके से क्या होता है, हम तो वैसे ही टीके लगाने में इतने, और ये इंसान की अपनी हेल्थ के लिए ही जरूरी है लाला, रिस्क पे लेके चला जाए। मतलब सही। चलिए जनाब, वैक्सीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये कितनी बेनिफिशियल है और ये आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती हैं, और सनोफी पास्चर के हवाले से मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जनाब, बात हो रही वैक्सीन के हवाले से, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, लैला खान भी मौजूद है। बात करते हैं वैक्सीन के बारे से, हम बात कर रहे थे, जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम कह रहे थे सनोफी पास्चर के बारे में हम मजीद बात करेंगे। इस वैक्सीन के हवाले से बताइए कि कितने ब्रॉडर एक्सपेक्ट के ऊपर ये मौजूद है, किस किस तरीके से ये कौन कौन से डिजीज़ के अंदर जो है ये प्रोवाइड की जाती है? जी, सनोफी पास्चर का तजुर्बा ओवर 100 इयर्स का है। हम एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, और वैक्सीन्स डिवीजन को हम सनोफी पास्चर के नाम से कहते हैं। सही। एंड फॉर ओवर 100 इयर्स हम वैक्सीन्स बना रहे हैं। ज़बरदस्त। और इस वक्त हम वर्ल्ड लीडर हैं वैक्सीन्स में, और मेरे ख्याल में सबसे ब्रॉडेस्ट पोर्टफोलियो, यानी कि सबसे ज़्यादा डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स हमारे ही पास हैं। सही सही जी। अच्छा, ये भी लैला बताइएगा, क्योंकि वक्फे में आप बता रही थी कि वैक्सीनेशन से पहले भी कोई दूसरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वैक्सीन के हवाले से तो आपने बताया, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग, राइट। क्लीन ड्रिंक कहते हैं कि जो हेल्थ इंटरवेंशंस हैं जिनसे इन्फेक्शियस डिजीज फाइट हो सकते हैं, वो दी ओनली थिंग जो वैक्सीन से भी पहले बेहतर काम दिखा सकती है इस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और उसके बाद वैक्सीन्स हमें हेल्प करती है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस को फाइट करें। और पाकिस्तान में साफ पानी मिलना, पानी के ऊपर तो आज मिसा के आप तय किया है, पहली पानी का बुरान है, ऊपर से साफ पानी, ये तो डबल मुसीबत हो जाएगी हुकूमत पे। देखें, ये है तो वाकई पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। 60% आपका बॉडी कंटेन वाटर, और साफ़ पानी फिर जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो गट माइक्रोबियन है ना, वो डिपेंड करता है सही चीज़ों के खाने से, उसमें पानी जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सही। अब देखिए 2 तरीके कार, एक है कि देखिए आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है, तो आप जो ले देखेंगे ठीक है कि नहीं तो उसको ठीक करें। जब तक आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो जाएं, कि आपके पास मुहैया हो जाएं, ऐसे जैसे दुनिया भर में होता है कि पीने का अलग पानी है और बात के लिए अलग पानी है, तो ये है। मगर वो चीज़ जब तक आ जाए तब तक आप पानी को उबाल के, यूनिसेफ कहते हैं कि बॉयल द वाटर एंड ड्रिंक इट, वी कॉल इट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी जो पानी अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको आप उबाल के ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर वो पीने लायक नहीं है। अच्छा, कितनी देर उबालना चाहिए पानी? ये जनरली 10 मिनट कहते हैं कि 10 मिनट तक उबाल। किस तरह का भी पानी आपने टैप से निकाला, पानी आपने डाला पॉट के अंदर और आपने उबाल आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बॉयल करते रहते हैं, 1 घंटा बॉयल हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है, मिनरल्स भी सारे पहले ही नहीं देते हमें मिनरल्स पानी के अंदर, वो मर जा रहे हैं। तो वो ठीक है। दूसरा जो है ना, वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हैंड वॉशिंग, यू नो, पर्टिकुलरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और फिर जो यू नो लैट्रिन का इस्तेमाल ये प्रॉपर होना चाहिए, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अल्लाह ने आपको बगैर किसी कॉस्ट के है ना, आपका बच्चा है, आपको खुद लेनी चाहिए कि अगर आप हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो आप वैक्सीन लगाकर जाएं। अगर आपने अपनी क्वालिटी लाइफ को बेहतर करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का आप इस्तेमाल करें और वैक्सीन का इस्तेमाल करें। और वैक्सीन जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, वो बड़ों के लिए भी होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी बेसिस पे वैक्सीन बनी है, वो है माँ का दूध, मदर फीडिंग।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम द गॉड इज द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, मदर फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कई डिजीज से बच्चों को बचाती है। और हमारे पास तो न्यूबॉर्न डेथ भी बहुत ज़्यादा है। आपने तो अभी देखा होगा कि भाई कितना हम इस पे हैं, 46/1000 वो हम वर्ल्ड में जो है ना हाईएस्ट नंबर है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज प्रेजेंट विद अस। लेकिन डॉक्टर पाकिस्तान में ये रुझान शायद तबातुर के साथ कम होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि बच्चों का जो डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। देखें, इट्स वन ऑफ द रीज़न। और उसमें ये है कि हमें आगाही करनी चाहिए मदर्स को, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को, दैट द मदर फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें इतने फ़वाद हैं जितने गिने उसमें हो जाते हैं। अब तो उसमें इवन जो मोर्टलिटी हैज़ बीन फाउंड 20 गुना कम बच्चों को बीमारियां होती हैं जो माँ का दूध पीते हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों को हम प्रैक्टिकली करें, हम जिससे प्यार भी करते हैं उनको ये काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम प्यार जताते हैं तो प्रैक्टिकली भी हमें उस तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि हम वैक्सीन कराते नहीं हैं या फिर दूसरी चीज़ें हम करते नहीं हैं और फिर हम परेशान ये हो रहे थे कि जी क्या इशू हो गया है या क्यों इस तरीके से जो है वो हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है बच्चों की। लैला, आप क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल ये जो वीक मनाया जा रहा है इम्यूनाइजेशन के हवाले से? आई थिंक इसमें जो हमारा एक मैसेज जो सबको अपने अपने लाइफ में याद रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा कि जिस चीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं लगाई अपने बच्चे को या अपने आप को या अपने